साथ बहुत ही खास मेहमान, क्योंकि अगर कैंपेन ट्रेल करना हो तो फिर गृह मंत्री अमित शाह से अच्छा कौन। आज छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटका और तेलंगाना का भी आपका बहुत सी रैलियां हैं। इतना सारा कुछ एक दिन में पैक करने के लिए कुछ खास एनर्जी आती है चुनाव के दौरान। एक दिन, 3 राज्य और अमित शाह की ये 400 पार की चुनावी यात्रा। छत्तीसगढ़ के कोरबा से शुरू हुई ये यात्रा कर्नाटक के हावेरी और धारवाड़ से होती हुई तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तक है। नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर अमित शाह जनता से कैसे रूबरू हो रहे हैं, ये सब जाना उनके साथ मौजूद रही हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने। अमित शाह जी, आज कैंपेन ट्रेल में मैं आपको देख रही हूँ। आप पूरे देश का एक क्रिस क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कितने दिनों से। ये जो 400 सीट की लड़ाई है, मैं पूछना चाहती हूँ एक राजनेता पर और आपके कंधों पर ये कितना बड़ा टारगेट है और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, कोई बड़ा टारगेट भी नहीं है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पूरे देश की जनता, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार, फिर से एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और जहां पर भी जाते हैं, हमसे 2 कदम आगे जनता दिखाई पड़ती। एक प्रकार से ये वास्तविक लक्ष्य है और निश्चित रूप से सिद्ध होगा। अमित शाह ने चुनावी दिन की शुरुआत आदिवासी इलाके कोरबा से की। नाविका कुमार के सवालों में आदिवासी आए, आदिवासियों से साजिश के राहुल गांधी के आरोप आए। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। राहुल गांधी ने एक डिबेट छेड़ी है कि आदिवासियों को बीजेपी वनवासी कहती है, यानी कि वो चाहते हैं कि ये जंगलों में ही रहें। आदिवासी को जो कांग्रेस दर्जा देना चाहती है कि वो मेन स्ट्रीम में हकदार बने, जमीन के भी और देश में तमाम अपॉर्चुनिटीज के भी। राहुल गांधी की इस डिबेट पे आप क्या कहें? राहुल गांधी को आपके अलावा देश में कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं है। कांग्रेस इतने सालों तक रही, आदिवासी कल्याण मंत्रालय गृह विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट हुआ करता था, होम डिपार्टमेंट। अटल जी ने एक फुल फ्लेज मंत्रालय बनाया। मोदी जी ने आदिवासियों को घर, बिजली, पानी, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, घर में गैस का सिलेंडर और ढेर सारी रोजगारी की तकें उनको उपलब्ध कराए। अब तक कांग्रेस ने कभी देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी को नहीं बिठाया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की शासन में ओडिशा के गरीब आदिवासी घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू, हमने आदिवासी गौरव दिन भी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाने की शुरुआत की। आदिवासियों पर सवाल जवाब के क्रम में नक्सल समस्या का जिक्र आया। हाल में 29 नक्सलियों के मारे जाने को फेक बताने की कंट्रोवर्सी भी आई। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, राजनांदगांव से लड़ भी रहे हैं और कुछ ही समय पहले जब नक्सल ऑपरेशन हुआ तो एक उनका वक्तव्य भी आया, क्लैरिफिकेशन भी आई कि ये फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं बीजेपी के राज में। क्या जवाब दें? देखिए नाविका जी, तुलसीदास जी ने कहा है, जिसका खराब संकट आता है तो राम सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। एक कांग्रेस का बहुत खराब समय आने वाला है। जिस ऑपरेशन की सच्चाई की पुष्टि स्वयं नक्सलियों ने कर दी कि हमारे लिए विगत 7 साल में सबसे बड़ा घाटा है, उसको वो कह रहे हैं फेक एनकाउंटर। अब छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता बहुत अच्छे से समझ गई कि छत्तीसगढ़ के अब तक नक्सलिज्म क्यों समाप्त नहीं हुआ। अगर ऐसे ही इनके खैर खमा बैठे हैं तो वो नहीं हो।
अमित शाह विपक्ष के इरादों पर अटैक कर रहे थे तो ईवीएम के खिलाफ जारी विपक्ष के हमलों पर भी खरी खरी सुनाने में देरी नहीं की। लोग ये भी कहेंगे कि आपको कैसे पता चलता है कि आप जीतने ही वाले हो, वो हारने ही वाले हैं। फिर सवाल उठेगा कि ईवीएम के अंदर आप क्या है, आपको मालूम है, उनको नहीं। तो नाविका जी, हमारी 150 सीटें आएगी, राहुल जी को कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने भी क्या ईवीएम मैनेज किया है? देखिए, जो ग्राउंड पर काम करते हैं उनका एक असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट हम बताते हैं। ये बात अलग है कि हमारे असेसमेंट ज्यादातर सही होते, उनके गलत होते, परंतु असेसमेंट के आधार पर ही सब होता है। अमित शाह विपक्ष के धागे खोल रहे थे तो जिक्र अमेठी और रायबरेली का भी आया। अभी तक अमेठी रायबरेली का कोई कैंडिडेट कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने नहीं किया, उनका कंफ्यूजन आपने इस पर कल भी कहा था, लेकिन रायबरेली में अपना कैंडिडेट आप क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? रायबरेली जिला की हमारी पार्टी, उसने निर्णय किया कि उनका कैंडिडेट घोषित होने के बाद हमारा कैंडिडेट घोषित करेंगे। हमारी पैनल बन चुकी, हम कंफ्यूज नहीं है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, जैसे ही उनकी सीट घोषित होती हम कर देंगे। लेकिन अमेठी और रायबरेली पे कांग्रेस इतनी देर क्यों लगा रही है? इसका कोई अनुमान आपके पास? हारने के लिए तैयार हो ऐसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। आईना देख के तैयार हो? हारने के लिए तैयार हो। हारने के लिए कौन तैयार होगा? अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों से आगे बढ़कर बात मुद्दों की आई तो सवाल मंगलसूत्र से लेकर वोट जिहाद तक पहुंचा। अमित शाह जी, ये चुनाव आपको पहले के चुनावों से कुछ अलग दिखते हैं। एक तरफ मंगलसूत्र घुसपैठियों की बात हुई तो दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात हो रही है। आपको लगता है इस तरह के चुनाव, इस तरह का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? देखिए, तो आप लोग क्या मुद्दा उठाते हो उस पर निर्भर है। ये चुनाव में 3 करोड़ गरीबों को घर बनाने की भी बात है, देश को संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाने की बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात है, देश में यूसीसी लाने की भी बात है। मगर मीडिया को ये रचनात्मक एजेंडा पसंद नहीं आता, तो मिर्च मसाले वाली चीजें जो हालांकि 1% के आसपास है उसको उठा लेता है। मिर्च मसाले वाला खाना भारतीय लोग तो खाते हैं, मसाला अच्छा लगता है खाने। नहीं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इससे। वोट जिहाद एक नया शब्दकोश से शब्द निकाला गया है। मरियम आलम खान जो सलमान खुर्शीद जी की भतीजी हैं और समाजवादी पार्टी की नेता हैं, ऐसे समय उन्होंने कहा जब सलमान खुर्शीद जी पूर्व कानून मंत्री स्टेज पर बैठे थे और उनका कहना है कि अगर मुसलमान मोदी को वोट करे तो उनका मुसलमानों के बीच हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पोलराइजेशन से ज्यादा ये एक देश में बंटवारे की राजनीति है? इस देश का कोई बंटवारा कर नहीं सकता, आप आश्वस्त रहिए। जो देश का बंटवारा करना चाहेगा उसको कड़ा जवाब। मोदी जी के 10 साल में इस देश में से जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, चारों नासूरों से मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को मुक्त कराया है। अब इस तरह की बातों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। अमित शाह ने अपने फेक वीडियो से लेकर शिव और राम को लड़ाने की कोशिशों पर भी सीधा जवाब दिया। आपके वक्तव्य के भी फेक वीडियो बनाए गए। आपको लगता है कि ये जो जातिवाद के खिलाफ एक लड़ाई है, उसका फायदा उठाते हुए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, अब सार्वजनिक जीवन में हर बार चुनाव में जब से राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्य व्यवस्था में आए, वो चुनाव के स्तर को नीचे 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 गिरा देगा। हमने जनता को बताया है कि किस प्रकार के कुटिल और कुत्सित प्रयास, अब जनता को फैसला करना है। खड़गे जी ने कहा है उनका कैंडिडेट है शिव,
और शिव और राम के बीच में लड़ाई होगी। आपको लगता है इस देश में शिव भक्त और राम भक्तों में लड़ाई है? देखिए, मैं तो मानता हूं चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा के बाद अमित शाह की चुनावी यात्रा कर्नाटक के हावेरी पहुंची। हावेरी में अमित शाह हजारों की भीड़ के बीच रोड शो निकाल रहे थे। अमित शाह जी, कर्नाटक में तो बहुत इस वक्त धूम लग रही है मोदी की। सब कह रहे हैं कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को पूरे कर्नाटक के अंदर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और मुझे लगता है हम गत चुनाव की तरह ही कर्नाटक को ऑलमोस्ट स्वीप करेंगे। यहाँ चुनाव मोदी जी के लिए है, देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए है और कर्नाटक में राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है, जिसमें कर्नाटक की जनता की पसंद बहुत साफ है। नरेंद्र मोदी के साथ कर्नाटक की जनता है। उत्तर, दक्षिण, मध्य सब और हैदराबाद कर्नाटक में सभी जगह नरेंद्र मोदी जी की लहर है। आज यहाँ से आप जनता को क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, कर्नाटक में भी कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण बढ़ाकर एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में डाका डालने का प्रयास किया था। हमारा नीति स्पष्ट है, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम इसको हटाएंगे और मुस्लिम आरक्षण को हटाकर जो आरक्षण बचेगा वो एसटी, एससी, ओबीसी को देंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिनका कहना है कि मुस्लिम आरक्षण किसी हाल में इस चुनाव में अगर जीते तो यहाँ नहीं चलने देंगे और ये आरक्षण जो मुस्लिम को समुदाय को दिया गया है वो भी एससी और एसटी में दिया जाएगा। हावेरी के बाद अमित शाह कर्नाटक के धारवाड़ में जनसभा करने पहुंचे। अमित शाह एक एक कर विपक्ष के हर एक आरोप पर पलटवार कर रहे थे। नाविका कुमार देख रही थी कि कैसे मोदी के 400 पार के नारे को जनता के बीच अमित शाह उतार रहे हैं।